बिजनेस स्टैटिक्स के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस स्टैटिक्स में ये देखेंगे कि जिस तरह से हमने लाइव क्लास में पार्ट 1 में कवर किया था माध्य, माध्यिका, बहुलक और चतुर्थक, उसी तरह से हम आगे प्रमाप विचलन, मानक विचलन, माध्यिका, चतुर्थक और दशमक, शतमक इत्यादि को आज कवर करेंगे। ठीक है, जानेंगे कि सब क्या है और इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि यूनिट 1 और 2 दोनों से मिलाकर आप 30 नंबर पा जाएंगे और अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो आपकी पासिंग मार्क की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। साथ ही साथ मेरा थंबनेल है कि 75 में 75 कैसे लाएं, तो सबको जानेंगे इस लाइव सेशन में। बने रहिए एंड तक। और इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए ताकि वे भी आएँ, इस सेशन में जुड़े और अपनी तैयारी करें बिजनेस स्टैटिक्स में। कल हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पूरी थ्योरी है और एक ही चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल है। ठीक है, उसमें से 8, 9, 10, 11, 12 जो चैप्टर है वो पूरे यूनिट 2 को कवर करते हैं। और चूंकि चैप्टर इसमें 5 हैं, इसलिए प्रैक्टिकल आपको 5 से ज़्यादा मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स के। 13 अकेले चैप्टर जो रेखी से संबंध है, जिसमें आपको यूनिट 3 कवर होता है और बहुत ही ईजी टॉपिक के प्रैक्टिकल इसमें दिखाई देते हैं, जिनको हम देखेंगे इसके बाद। पहले हम अपने 2 पे आते हैं। 2 पे आते हैं और 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमको पता होना चाहिए, इस पर हम अब चर्चा करते हैं विस्तार से। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम है विभाजन मूल्य। आप देख सकते हैं यूनिट 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिसमें केवल चतुर्थक निकालने का क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ चतुर्थक आप कैसे निकालेंगे, चलिए मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। जिस तरह से आप उदाहरण नंबर 2 देखेंगे, जहाँ पर लिखा है 21, 12, 15, 17, 18, 18, 20, 19, 06 का प्रथम व तृतीय चतुर्थक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल माध्यिका की तरह होते हैं। पहले मैं यही बता दूं कि माध्यिका पर बेसिक वीडियो बन चुकी है, उसको आप देखेंगे तो ये आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो माध्यिका में क्या होता है दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाते हैं, फिर इनकी पदों की संख्या गिनते कि ये कितने हैं, उनको 2 से डिवाइड करते हैं और जो भी डिवाइड करके आएगा उनको इसके क्रम में अनुसार में वो जो नंबर होंगे उस नंबर की संख्याओं को आंसर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेम काम करेंगे, इनको आरोही क्रम में जब आएंगे तो सबसे छोटा इसमें 0 है, तो देखो 0 को पहले लिखा है, फिर 6 को लिखा है, फिर 12, फिर 15, फिर 17, 18, 18, 19, 20, 21 को। यहाँ टोटल जो संख्या है पदों की वो 10 है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो यहाँ पर n बराबर 10 लिखना है। Q1 निकालने के लिए, प्रथम चतुर्थक निकालने के लिए n+1/4 करना है। क्या करना है, n+1/4। तो आप लिखेंगे n की जगह में 10 + 1/4 और 10 में जोड़ेंगे 11, 11 को 4 से भाग देंगे तो 2.75 आएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में जब 2 या 3 आता है तो उस पोजीशन का मान आप यहाँ रख के उस Q1 को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सिर्फ 2 आता तो दूसरे स्थान पे 6 तो आपका आंसर 6 होता, लेकिन दशमलव में कुछ आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, ये फॉर्मूला लगाना है। आपका दशमलव से पहले जो मुख्य पद है आप वो लिखेंगे। यहाँ 2 है तो दूसरा पद लिखेंगे, 3 आता तो तीसरा पद लिखते, 5 आता तो पाँचवा पद लिखते, 2 है तो दूसरा पद प्लस जितना अधिक है 75 को दशमलव हटा करके लिखेंगे तो 75/100 लिखेंगे। तो 75/100 आपस में कटेगा, 25 थे 75, 25 चौक 100, इसलिए 3/4 लिखा है। ब्रैकेट में लिखना होता है इस मुख्य पद से इसके आगे का पद। जैसे यहाँ 2 है तो 2 से आगे 3 होता है, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद लिखना है। इस तरह से फॉर्मूले को जमाना होता है। दूसरे पद का मान आप 6 देख रहे हैं तो आप यहाँ 6 रखेंगे और 3/4 रहेगा। तीसरा पद का मान यहाँ 12 है तो आप 12 रखेंगे और उसमें दूसरा पद 6 को घटाएंगे तो 12 - 6 लिखेंगे। 12 में 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा, जो कि ऊपर आ गया है, और ये 3 है और ये जो घट गया है 6 वो है, बटे में 4 है, प्लस ये सामने का 6 है। 6 × 18 होगा, 18 का आधा 9, 9 का आधा कितना होता है 4.5, उसमें 6 को जोड़ेंगे तो 10.5 हमारा आंसर है। हम कह सकते हैं कि ये हमारा Q1 है। इसके बाद हमें Q3 निकालना है। Q3 निकालने के लिए हम लिखेंगे इसी फॉर्मूले में बाहर में 3 लगा देंगे। तो देखिए n+1/4 है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 3 है। n+1 मतलब 10 में जोड़ेंगे 11/4 और 11 को आप 11/4 को आपने भाग दिया तो 2.75 आया था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सामने के 3 से, तो आपका 8.25 आया। अब ये भी दशमलव में है तो फिर से आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा इसी के जैसे। अब यहाँ 8 है तो जैसे यहाँ 2 आया था तो दूसरा लिखे थे, तो वैसे 8 है तो 8वां पद प्लस अधिक के 25/100 जो कि कट के 25 से कम 25, 25 चौक 100 आएगा, और 8 से अधिक यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 9, 9 पद माइनस 8 पद। तो आप देख सकते हैं वही फार्मूला यहाँ लिखा गया है।
8वां प्लस 1/4, 9वां पद माइनस 8वां पद। अब 8वें पद में क्या है आपको ये भी दिखा दूँ, 8वें पद में आपका 9 10 है, 8वें पद में 19 है। तो देखिए 8वें पद में यहाँ पर 19 को रखा गया है और 1/4 है, और 9वें पद का मान 20 है और 8वें पद का मान 19 है। 20 में 19 गया, एक ही बचेगा, एक का कोई मतलब नहीं है। 1/4 को आप भाग करेंगे तो 0.25 आता है, 19 में 0.25 को जोड़ेंगे तो 19.25 ही आपका आंसर है। तो जिस प्रश्न में आपको एक आंकड़े दिया जाता है उनमें Q1 निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लिखना है, और अगर वो दशमलव में आए तो ये फार्मूला आपको खुद से बनाना होता है, और ये रहा उसका बेसिक। ठीक है, सेम वही प्रश्न आपको इस तरह से भी मिलेगा जिसमें एक्स वाई के फैक्टर दिए रहेंगे इस तरह से। इसमें आपको संचय वृत्ति बनाना है तो 7 का 7 लिखेंगे, एफ वाले कॉलम में 7 का 7, 7 9 16, 16 25 16 और 25 41, 41 से 22 63, 63 और 18 81, 81 11 92, 92 और 8 100। इसके बाद देखते हैं Q1 निकालने के लिए वही फार्मूला n+1/4। यहाँ पर 100 आया है तो 100 + 1/4 करेंगे, तो देखिए 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 और 1 का आधा 0.25 होता है, तो 25.25 आएगा। अब ये जो 25 है किसके अंतर्गत आएगा आपको चेक करना है, तो 25 जो है वो आपका 7 16 में तो नहीं आएगा पर 41 के अंतर्गत आ जाएगा। ये जिसके अंतर्गत आ रहा है उसके ठीक सामने वाला मान आपको लेकर के चलना होता है। तो यहाँ पर ठीक सामने में एक्स वाले कॉलम में 7 है तो 25वां पद आप 7 लिखेंगे, प्लस अधिक है उसको लिखेंगे, और 26वां पद लिखेंगे तो 26 भी इसी के अंतर्गत आएगा, तो वहाँ पर भी आपको 7 ही लिखना है। 25वें पद और 26वें पद का मान 7 में 7 घट के 0 होगा, 0 का गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 होगा, तो 7 का आपका 7 आंसर आएगा। सेम है आपका Q2 निकालने के लिए n+1/4 इंटू ऊपर में 2 लिखेंगे, तो बस जो आपका 25.25 आया था उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए तो 50.50 हो जाएगा। 50 किसके अंतर्गत आएगा, 63 के अंतर्गत आएगा, 41 में तो नहीं आएगा, तो 63 के सामने 9 है, तो फिर से आप वही लिखेंगे 50वां पद प्लस अधिक के और 51वां पद माइनस 50वां पद। 50वां और 51वां दोनों पद ही 9 9 होंगे, जो कट के 0 इसको भी 0 कर देगा, तो 9 का 9 आपका आंसर है। Q3 निकालेंगे जो कि कितना है 75 है, 75 किसके अंदर 81 के अंतर्गत आएगा, इसमें 16 है, तो वही आप लिखेंगे 75वां पद प्लस अधिक के प्लस 76वां पद माइनस 75वां पद। 75वें पद का मान 16 है प्लस अधिक के है, और 16 में 16 कटेगा 0, 0 को इससे गुणा करेंगे तो ये भी 0, तो सिर्फ 16 आपका आंसर है। तो देखिए दोनों बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं इसके थोड़े बड़े प्रश्नों पे, जैसे कि बोला है वर्गांतराल मतलब क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता है फ्रीक्वेंसी 3 8 10 3 8 20 12 7 में चतुर्थक ज्ञात कीजिए। सिर्फ चतुर्थक पूछा है, ठीक है, तो इसमें आपको फार्मूला वही संचय वृत्ति का बनाना है, तो 3 का 3 8 3 11, 11 में 20 31, 12 43 और 7 50। 50 को आप n/4 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पूछना ये चाहिए कि वहाँ पर Q1 निकालने के लिए n+1 था, यहाँ पर केवल n/4 क्यों किया गया। तो रीज़न, जब एक आंकड़े के प्रश्न होते हैं एक आंकड़े के, तो n+1 करना होता है और वो बड़ा Q1 निकलता है, ये स्मॉल Q1 निकल रहा है। स्मॉल Q1 निकालने के लिए n/4 करना होता है। दूसरा नियम कि जब दो आंकड़ों के प्रश्न हो तब आपको n+1 का फार्मूला नहीं अपनाना, वहाँ पर सीधा n/4 होता है। तो 50 को 4 से काटेंगे तो 12.5 आएगा, 12.5 किसके अंतर्गत आएगा 31 के। इसके ठीक सामने एफ वाले कॉलम में 20 है, और L1 L2 के रूप में 20 30 है, और इसके ठीक ऊपर वाला C होता है, तो C का मान यहाँ पर 11 है। तो इसका फार्मूला आप इस तरह से लिखेंगे, जो कि माध्यिकम लिखते हैं Q1 बराबर L1 प्लस Q1 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू आई। तो L1 क्या है आपका 20 है, और Q1 क्या है जो कट क्या है 12.5 है, C क्या है जो उसके ऊपर में 11 है, और F क्या है जो इसके सामने में 20 था वो, और आई क्या है इनका गेप, इनमें कितने का गेप है इन नंबरों में, इनमें 10 10 का गेप है। 10 में 10 जोड़ोगे तो 20 होगा, 20 में 10 जोड़ोगे तो 30 होगा, सब में 10 10 का गेप है इसलिए 10। इस फार्मूले में पहले 12 में आप 12.5 में 11 घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, उसको 10 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 20 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा, फिर सामने वाले 20 से जोड़ेंगे तो 20.75 आएगा। सेम आप Q2 निकालेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 24 कुछ हो जाएगा, है ना। चलिए मैं देखता हूँ, 2 2 4 हाँ 25 आया, 25 किसके अंतर्गत आएगा 31 के अंतर्गत आएगा। फिर से सारे मान वही सेम रहेंगे और पूरा आपका क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, ठीक है। मान इसमें दूसरा आ सकते हैं यहाँ, तो आप देखेंगे हाँ, चूँकि इसका Q2 जो अलग निकला है उसके कारण इसका मान थोड़ा सा अलग आया। तो इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं आपका इस टाइप का प्रश्न, जो कि ये भी बेसिक है और ये एग्जाम में आपके 5 से 10 नंबर के होते हैं। 15 नंबर के लिए तो कुछ ज़्यादा टॉपिक पूछा जाए वैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं।
पर इसको भी हम उस श्रेणी में डाल सकते हैं क्योंकि इनको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, इसमें Q3 Q1 फिर विचलन चतुर्थक भी पूछ लिया जाए तो ये बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वे बेसिक होते हैं जिनको आपको बना करके देखना है। मैं फिर तो बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना करके देखना है जो कि यहाँ पर होते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप उसमें दक्ष होंगे और आप ये कह सकते हैं कि आप आने वाले एग्जाम वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। देखो अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसको सिर्फ आप देख रहे हैं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मुझे समझ में आ गया और मैं इसको एग्ज़ाम में बना सकता हूँ। इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। देखो मैं हर महीने इसी चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ हर बच्चों को रिवीजन के रूप में चाहे नए रूप में, तो मैं तो लगातार बना रहा हूँ, इसलिए मैं बिना देखे भी बना सकता हूँ, बिना पुस्तक के भी प्रश्न खुद से बनाकर आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। ये दक्षता मुझ में कैसे आई? लगातार बनाने के कारण। आपने अगर इसको अभी तक नहीं बनाया है तो गुरु की सलाह मानिए, अगर आपने देख के सीखा तो ये जो क्रियात्मक प्रश्न है इनको प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं भी अटक जाते हैं या नहीं बनता है तो इसके लिए अब मैं एक एक बच्चों को रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं यही सलाह देता हूँ आप PDF बाई कर सकते हैं। 149 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके जीवन भर काम आएगा, क्योंकि ये जो स्टैटिक्स है ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी मिलेगा, चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, चाहे बैंकिंग की तैयारी करें, चाहे SSC की तैयारी करें, मैथमेटिक्स तो हर जगह है, तो ये मैथमेटिक्स आपको आगे जाकर काम ही आना है। तो इसकी PDF लेकर के इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको स्वयं से करनी है, ठीक है। चलिए मैं बेसिक से अब एडवांस की ओर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कल मैंने चतुर्थक का बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया था। ये एक्सरसाइज A है इसका, जिसमें बेसिक से क्वेश्चन दिए हैं जो हमने पहले समझा फिर हमने जो बाद में समझा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए मैंने बताया था कि इसको बड़ा करने के लिए इसी चतुर्थक में ना माध्यिका बहुलक को घुसा दिया जाएगा, तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन हो जाते हैं 15 नंबर के, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक आपको तीनों निकालना है। अब ये कैसे बनेगा, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका उदाहरण बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो PDF बाय कर सकते हैं, इसमें तीनों बना हुआ है, ठीक है। आते हैं हमारे दशमक के पास। चतुर्थक के बाद उनके बड़े भाई हैं दशमक। दशमक नाम से स्पष्ट है, 10 है इसमें, चतुर्थक में 4 था इसलिए n/4 करते थे, दशमक में 10 है इसलिए n/10 करेंगे, ठीक है। तो आप फार्मूला देख सकते हैं n+1/10 है। 2 निकालने के लिए 2n+1/10 करेंगे, 9 निकालने के लिए 9n+1/10 करेंगे, अरे 20 निकालना होगा तो 20n+1/10 करेंगे। तो जैसा जैसा प्रश्न होगा वैसे वैसे आपको मान यहाँ पर क्रिएट करते हुए चलना है। अब इसके भी एक सिंपल से प्रश्न होंगे जो कि एक आंकड़े के होंगे, फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो 2 आंकड़ों के होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे एक आंकड़ों के प्रश्न जो कि है 56, 67, 40, 20, 49, 10, 70, 25, 45 और 50। यहाँ पर हम देखेंगे सेम आरोही क्रम में हम जमाएंगे, तो श्रेणी को आरोही क्रम में जमाया तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटा इसमें 10 है, तो 10 फिर 20 फिर 25 फिर 40 फिर 45 फिर 50 फिर 56 फिर 59 फिर 67 फिर 70। यहाँ पर हम देखेंगे पूछा क्या है, D2 और D5 पूछा है, तो D2 निकालने के लिए 2n+1/10 करेंगे। यहाँ पर पूरी पदों की संख्या को गिनेंगे तो टोटल शायद 10 हैं, तो यहाँ पर 10 में जोड़ेंगे 11/10 और यहाँ पर इंटू में 2, 11 दूनी 22, 22 को 10 से भाग देंगे तो 2.2 आएगा। ये भी दशमलव में है, मतलब आपको मुख्य पद दूसरा पद लिखना पड़ेगा प्लस अधिक के, और तीसरे पद से दूसरा पद घटाना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा पद आपका 20 है, अधिक के 0.2 है, तीसरा पद 25 है और दूसरा पद आपका 20 है। 25 में 20 गया 5 बचेगा, 5 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 20 और 1 21। इसी तरह से D5 निकालेंगे तो D5 में आप देख सकते हैं जुड़ के 11/10 हुआ, 55 को 10 से भाग देंगे 5.5, पाँचवा पद आपका 45 है और छठवां पद 60 है, तो इसमें 60 से हम 50 हमने माइनस किया, हाँ, तो 45 से 50 हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा 5, और उस 5 ऊपर में गुणा करेंगे तो 5 का 5/2 हो जाएगा, 5 का आधा होता है 2.5, 45 में 2.5 को जोड़ेंगे तो 47.5 आपका ये कंप्लीट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेसिक देखा दशमक का जो कि एक आंकड़ों पर आधारित था। सेम हम 2 आंकड़ों पर आधारित देख लेते हैं। 2 आंकड़ों पर आधारित है हमारे प्रश्न में, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। देखिए 3, 8, 12, 17, 19, 23, 8, 28 करके पूरे मान को लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी में 4, 6, 11, 19, 20, 26 है, इसको भी लाइन से लिख लेंगे। यही संचयी वृत्ति बनाना है जो कि माध्यिका में भी बनेगा, चतुर्थक में भी बनेगा और आपका दशमक में भी बनेगा, शतमक में भी बनेगा, सभी में यही चीज़ करना होता है जब भी आपको CF निकालना है। तो 4 का 4, 4, 6, 10, 10, 11, 21, 21 और 19, 40, 40 और 20, 60, 60 और 26, 86, 86 और 14, 100। अब n का मान क्या है यहाँ पर, 100 है। अब इसको आप 2 आंकड़ों का प्रश्न नहीं कह सकते क्योंकि उसमें वर्ग अंतराल होता है कुछ इस तरह से, 0 से 3, 3 से 6 या फिर 0 से 10, 10 से 20, ये होते हैं 2 आंकड़ों के और ये होते हैं सिंगल एक आंकड़े के। वहाँ पर n+1 जो 10 का फार्मूला है, जो 4 का फार्मूला है वही अपनाना है। तो D4 निकालने के लिए चौथा दशमक पूछा है, तो 4 n+1/10 किया है और n का मान आपका 100 है, 100 में जोड़ेंगे 101 हो गए और 101 को 4 से गुणा करेंगे 404 होगा, 10 से भाग देंगे 40.4 आएगा।
40 किसके अंतर्गत आएगा? 40.4 है तो 40 के तो नहीं, उसके जस्ट बाद वाले 60 के अंतर्गत आएगा। 60 के सामने यहाँ f में 20 है और यहाँ पर मुख्य मान के रूप में 19 है। तो आप यहाँ लिखेंगे 40वां पद 19, अधिक के है आपका 0.4 और 41वां पद भी वही होगा, 42वां पद भी वही होगा जो यहाँ 19 है। तो 19 में 19 घटा 0, 0 का ये भी 0, तो 19 को 19 आपका आंसर है। ये बन गया आपके प्रश्न। दो आंकड़ों पर आधारित प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो आंकड़े आपको पहले से दिए हैं, उनको लाइन से लिखेंगे, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, सॉरी अच्छा 6 से 12, 12 से 20 और 20 से 24, फिर 5, 11, 26, 21, 7 इसको लिख लिए। फिर 5 का 5, फिर ये जोड़ करके 16, फिर जोड़ करके 42, फिर जोड़ करके 63, फिर जोड़ करके 70। अब यहाँ पर दो आंकड़े हैं तो आपको n+1 को भूल जाना है, डायरेक्ट n/10 कर सकते हैं आप। इसमें क्या पूछा? छठवां दशमक, तो D6 निकालने के लिए 6n/10 करेंगे। 6 × 70 जो आपका आया है, मतलब 70/10, 0 से 0 कटा 7 छक्का 42। 42 किसके अंतर्गत आएगा? 42 आ जाएगा खुद 42 के अंतर्गत। तो ठीक सामने में f में 26 है, L1 में 6 है, L2 में 12 है और इसके ठीक ऊपर में c का मान 16 है। तो इसमें लेजेंडरी फार्मूला लगेगा जो कि एक बड़ा फार्मूला होता है। तो D6 बराबर L1 प्लस यहाँ पर ये n/10 है ना, उसके जगह आप D6 - c लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय f × i। तो देखो ये जो आपका कट क्या था 42 लिखेंगे वो रहेगा, माइनस आप ऊपर का 16 लिखेंगे, यहाँ पर f का मान 26 लिखेंगे, यहाँ L1 का मान 6 रहेगा और इनका डिफरेंस 6 का है इस लाइन पे, तो यहाँ पर 6 लिखा गया है। 42 में 16 घटेगा तो 26, 26 को 6 से गुणा करेंगे और 26 से भाग देंगे, 26 से 26 खुद कट गया, 6 जोड़ के 12 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर है। ये हमने देख लिया दशमक का। अब बाकी के जो क्वेश्चन है आपको बना करके देखना है, यही आपका प्रैक्टिस होता है। अब इसके बाद आता है आपका शतमक। क्या आता है? शतमक। शतमक भी वही है, अब इसको समझाना नहीं है, बस मैं आपको ऊपरी ऊपर समझाता हूँ। देखो दशमक था, नाम से स्पष्ट है 10 है, यहाँ शतमक है, शतमक का मतलब 100 होता है। तो आप n+1/100 करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करना होता है। शतमक में, दशमक में 10 लिखना होता है, चतुर्थक में 4 लिखना होता है। वही फार्मूला पूरा अप्लाई होगा। फिर से प्रश्न होंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे, बस नीचे में जो n/4 था फिर 10 था उसका जगह आपको 100 करना है। बाकी प्रश्न पूरा वैसे ही बनेगा, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। आप इन सभी बेसिक क्वेश्चन को बना करके यहाँ पर देख सकते हैं। सब में बट्टे में 100 लिखा है। जितना पूछेगा उस अंक को n के बगल में लिखना है। 10वां शतमक पूछेगा तो 10, 70वां पूछेगा तो 70, 100वां पूछेगा तो 100, लेकिन बट्टे में 100 रहना कंपलसरी है। ठीक है, ये तो हो गया शतमक दशमक सभी का। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रमाप विचलन, मानक विचलन, चतुर्थक विचलन, ये जो भी मिलते हैं उनके ऊपर। ठीक है, प्रमाप विचलन हमारा लगभग यहाँ से स्टार्ट है, पेज नंबर 275 से। प्रमाप विचलन क्या होते हैं? ठीक है, प्रमाप विचलन क्या होते हैं, इसकी बेसिक थ्योरी एग्जाम में कभी कभी आ सकती है। जैसा मैंने कहा था कि किसी किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा थ्योरी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा फ्रंट पेज का एमपी मैंने जो लगाया है, प्रमाप विचलन का अर्थ, मानक विचलन का अर्थ, दोनों में क्या समानता है, क्या इनके समांतिक चिन्ह है, इसको निकालने की रीति क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल से यहाँ दिया हुआ है। जिसमें ये कुछ संकेतक चिन्ह है, जैसे कुछ बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनको इन नियमों को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि यही सब आपको निकालना है जो कि मैं अभी आपको डायरेक्ट समझा सकता हूँ। तो ये सब आपको पढ़ना और बेसिक से लिखना है ताकि एग्जाम में आपको इस पर पूरा नंबर मिले। साथ ही साथ ये उसकी लघु रीति भी है जो उसी थ्योरी के साथ आप लिख के उसको और बड़ा कर सकते हैं अगर वो 15 नंबर में आया तो। याद रखिए, छोटा प्रश्न है तो आप उतना ही लिखेंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न है तो फिर इनको भी ऐड करना है, इनको भी ऐड करना है, इनके जितनी रीति हैं इन सबको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रमाप विचलन को समझते हैं, सीधा उसके बड़े प्रश्नों की ओर ले चलते हैं आपको। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, निम्न आंकड़ों से प्रमाप विचलन प्रत्यक्ष रीति द्वारा पूछा गया है, जो कि एक साधारण रीति, जैसे समांतर माध्यम में 3 रीति थी, इसकी भी 3 रीति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास है आपका 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। फ्रीक्वेंसी है आपकी नीचे में 2, 3, 10, 3, 2। हम यहाँ पर पहले कॉलम में लिख लिए 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। फ्रीक्वेंसी को हमने लिख लिया 2, 3, 10, 3, 2। इसके बाद ये जो 4 कॉलम 5 कॉलम एक्स्ट्रा बने हैं, बस इसको आपको ध्यान से समझना है। इनको आप अगर आपने समझ लिया तो आप अपने एग्जाम में प्रमाप विचलन के जो सबसे कठिन क्वेश्चन आते हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। वे जो टॉपिक है वे ऐसे नहीं है कि नहीं आते, लेकिन कभी कभी उनको पूछता है दुर्ग यूनिवर्सिटी, रायगढ़ यूनिवर्सिटी, ये जो बीच के अलग अलग है, रायपुर बिलासपुर छोड़ करके ये लोग कभी कभार इनको पूछते हैं, या फिर इनके पैटर्न में ये शामिल होगा। आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा।
ठीक है। लास्ट ईयर के जो मैंने 2 लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन देखे उनमें से ये सब पूछे गए थे, इसलिए मैंने उनको ज़रूर समझा दिया है। वरना बिलासपुर के उद्देश्य से तो मैं उसको कभी समझाता ही नहीं था, ठीक है। उनको मैंने इसी साल समझाना स्टार्ट किया क्योंकि कोई और यूनिवर्सिटी है जो इनको पूछ देती है। तो चलिए इस टॉपिक में आते हैं। हमको जानना है 5 कॉलम कैसे बनेंगे। मैंने बताया था एक्स का मतलब होता है मध्यमान, मध्यमान होता है इन 2 कॉलम्स के बीच का नंबर। देखो 0 और 4 के बीच में बीच का मान 2 होगा तो 2 लिखा गया है। 4 और 8 12 होते हैं, 12 का आधा 6 होता है, तो यहाँ अच्छा इसको देखना है ना, 12 और 8 का टोटल 12 8 जोड़ के 6 6 का 12 8 और 4 जोड़ के 12 12 का आधा 6 8 और 12 20 20 का आधा 10 12 और 26 28 28 का आधा 14 और 16 और 20 आपका 36 36 का आधा 18। ये तो तीसरा कॉलम बन गया। अब यहाँ पर चौथा कॉलम बनता है एफ एक्स निकालने के लिए एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 2 दूनी 4 3 दूनी 6 ती 18 10 दहम 100 14 ती 42 18 दूनी 36। यहाँ पर डी निकाला गया है डी। अच्छा इसको डी एक्स ही बोलते हैं, इसने सिर्फ डी बोला है। देखो डी एक्स निकालने के लिए पता है एक्स में से एक संख्या चुन के नहीं सब में घटा देना है। तो मान लेते हैं मैं 10 को चुन के सब में घटाता हूँ, तो 2 में 10 घटाऊंगा तो -8, 6 में 10 घटाऊंगा तो -8, 10 में 10 घटाऊंगा तो 0, 14 में 10 घटाऊंगा तो 4, 18 में 10 घटाऊंगा तो 8। फिर आपको D2 निकालना होता है या डी एक्स का स्क्वायर। ये कैसे निकलता है? यह निकलता है इन वाले कॉलम का स्क्वायर करके। 8 का वर्ग 8 8 64, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 0 का 0, 4 का 4 गुणा 4 कर दो 16, 8 का 8 गुणा कर दो 64। तो डी स्क्वायर का मतलब होता है इन्हीं मान को इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाना। फिर है एफ डी स्क्वायर, तो जो डी स्क्वायर निकला है और जो आपका एफ है लास्ट का दूसरा और पहले का दूसरा, इन दोनों कॉलम का गुणा, तो आपका 64 दूनी 128, 16 ती 48, 10 सूरम 0, 16 ती 48 और 64 दूनी 128। इनको टोटल करेंगे 352 आ गया है। इनको टोटल करेंगे 200 आ गया है। इनको टोटल करेंगे आपका 20 आ गया है। तो सबसे पहले इसमें निकाला गया है माध्य, क्योंकि प्रत्यक्ष रेखा से प्रमाण विचलन निकालने के लिए माध्य निकालना कंपलसरी है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसके कुछ कॉलम जो है वो माध्य के लिए है। तो सबसे पहले हमने लिखा माध्य का सूत्र। अगर आपको एफ एक्स पता है, प्रत्यक्ष रीति में हम एफ एक्स से निकालते हैं, जो कि आपको समांतर माध्य में बेसिक 1 वाले वीडियो में मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर आप देखो इसका जो टोटल है 200 उसको लिखेंगे और इसके टोटल जो f का टोटल है उसे भाग करेंगे 20 से। तो 0 से 0 कटा, 20 का आधा 10 होता है, तो समांतर माध्य आपका 10 निकला। अब हम प्रमाप विचलन बनाएंगे। प्रमाप विचलन निकालने के लिए सिग्मा f और ब्रैकेट में लिखेंगे s और x माइनस समांतर माध्य, या फिर आपको dx कहना है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो सिग्मा f आपका 20 है। सिग्मा f आपका कितना है? 20 है। और अच्छा इसने फॉर्मूले को चेंज कर दिया इस रूप में, है ना। सिग्मा एफ डी स्क्वायर लिखना है। अब आप इसको भूल जाओ, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर लिखना है, जो कि आपका टोटल है 352। 352 को सिग्मा एफ डी से भाग देना है। इन दोनों को भाग करके 17.6 आएगा। उनको करने के अंदर कैलकुलेटर में रूट लाइए, रूट के अंदर में 17.6 लिखिए तो आपका कट के आंसर आ जाएगा 4.19। इसका बेसिक ना सीखिए, सीधे कैलकुलेटर में भाग दीजिए। ये बन गया आपका बेसिक क्वेश्चन प्रमाप विचलन का, ठीक है। देखिए इसी प्रश्न को अगर आप लघु रीति से बनाते हैं तो उसमें आपको dx बनाना पड़ेगा। फिर dx के बाद एफ डी एक्स निकलेगा, फिर dx का स्क्वायर निकलेगा, फिर dx स्क्वायर और f का मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। इसके फार्मूला में जब dx है तो a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा f हो जाता है, और माध्य ही निकालना है। प्रमाप विचलन का सूत्र हो जाता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटे सिग्मा एफ या फिर n। तो यहाँ लास्ट वाले का टोटल और आपका ये जो f वाले का टोटल है 125, दोनों को डिवाइड करना होता है। और एक जो आपका सिग्मा एफ डी एक्स निकला है उसको ब्रैकेट में लिख के बाहर में स्क्वायर लगाते हैं, तो इसका टोटल 20 है और ये यहाँ पर टोटल है आपका 125। इन दोनों को भाग करके इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये निकला, और इन दोनों का भाग करें तो ये निकला, इन दोनों को माइनस करेंगे ये निकला, इनको रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो 19.76 ये इसका आंसर है। ये है आपका लघु रीति। जब आप पद विचलन रीति बनाते हैं तो पद विचलन रीति में आपको ना एफ एक्स निकालना होता है ना डी एक्स, सीधा आप डी एस निकालते हैं। तो डी एस निकाला गया, इसमें इसको पद विचलन रीति बोलते हैं प्रमाप विचलन का। तो इसमें आपको पता है इनका आधा x होता है, ये आपका f प्रश्न में दिया है, और x में से एक संख्या घटा के और फिर उनको इनके गेप से भाग दे के आप ds निकालते हैं। फिर ds और f का गुणा करके एफ डी एस निकालेंगे। फिर आप एफ डी एस का गुणा ds से करके एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 एक कम 3, 0 का 0, 25 कम 25, 20 10 20, 27 81 और 28 को 112 टोटल करेंगे। इनका फॉर्मूला भी उन्हीं के जैसे सेम रहेगा।
पहले आप समांतर माध्य निकालेंगे तो a प्लस सिग्मा एफ डी एस बटे सिग्मा एफ इंटू आई हो जाता है। तो a का मान 45 है, सिग्मा एफ डी एस आपका 87 है बटे 100 और इंटू 10। 10 से इसको भाग दे देंगे, फिर इसको भाग देंगे तो 8.7 होगा, जिसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53.7। प्रमाप विचलन निकालने के लिए सिग्मा एफ डी एस का स्क्वायर बटे एन, फिर सिग्मा एफ डी एस बटे एन और बाहर में स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका लास्ट वाले मान को लिखना है, जो लास्ट वाले मान कॉलम का टोटल है उसको, जो कि 241 बटे 100 सिग्मा एफ का मान, और जो सिग्मा एफ डी एक्स का मान था उसको आप अंदर में लेके भाग करेंगे। इनका भाग आएगा 2.41 और इनका भाग करके स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.7569। इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर इनको 10 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो रूट से बाहर निकालने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.8 हो जाएगा। और फिर प्रमाप विचलन का गुणांक निकालना है। अभी तक हमने प्रमाप विचलन निकाला, प्रमाप विचलन का गुणांक निकालना है तो समांतर माध्य प्रमाप विचलन को आपस में भाग करना होता है। तो प्रमाप विचलन को पहले लिखना है, समांतर माध्य को उसके नीचे लिखना है डिवाइडेड बाई करके। तो प्रमाप विचलन का मान 12.8 है, समांतर माध्य आपका 53.7 है, तो पूरा 0 कुछ में आंसर आता है। तो 0.24 या फिर 24% ये आपका आंसर है। ये रहा प्रमाप विचलन का बेसिक, जिसमें हमने प्रत्यक्ष, लघु और पद विचलन दोनों रीतियों को समझा दिया है। इसमें हमने गुणांक निकालना भी सीख लिया। तो ऐसे हर प्रश्न जिसमें गुणांक भी पूछा जाएगा, आप माध्य प्रमाप विचलन निकालने के बाद दोनों को भाग करेंगे, यह है इसका बेसिक। ठीक है, बाकी इस पे जो काल प्रश्न और बावले की विधि है वो मैंने आपको वीडियो पे पहले ही अपलोड करके बता दिया है, जो कि आप चैनल में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। या फिर अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया तो उसमें से जाकर आप मेंबरशिप लीजिए, आपको वो सब वीडियो आराम से मिल जाएंगे। प्रॉपर उस टॉपिक के वीडियो मिलेंगे जिसको आप देख करके अपने सेकेंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के यूनिट्स 2 का तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है ताकि आप बनाएं और अपने हाथों में दक्षता लाएं और ऐसे हर क्वेश्चन को बना पाएँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं इनमें से ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट है नहीं बताऊंगा। मैं यही कहूँगा कि ऐसे हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या जो एग्ज़ाम में आने चाहिए। क्या एग्ज़ाम में आता है वो सब मैं पहले बता देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक को देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर ये कहूँगा कि आपको सोल्यूशन कुछ चाहिए ताकि आप अपने उत्तर की पुष्टि कर सकें, तो PDF बाय कर सकते हैं, उससे अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। आज की टॉपिक यहीं पर होती है समाप्त। बाय बाय।